हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आपके सामने व्यक्तित्व मापन की विधियां पार्ट सेकंड। दोस्तों, व्यक्तित्व मापन के बारे में अपने पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन में हमने जो बातें की थी वो थी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां, है ना। प्रक्षेपण विधि, मैंने प्रक्षेपण का आपको अर्थ बताया था कि प्रक्षेपण मतलब फेंकना, इसलिए उन विधियों का नाम आया था फेंक विधि, प्रोजेक्टेड मेथड। सारी विधियों पर हमने चर्चा की थी। रोरशा का शाही डब्बा, जिसे लक्ष्म परीक्षण कहते हैं, है ना, टीएटी, सीएटी, सारी विधियां हो गई। और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों आपके सामने लाया हूं व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां, है ना। अप्रक्षेपी विधियां, ये इसी को क्या कहते हैं, और प्रेक्षी विधियां, है ना। ये अप्रक्षेपण विधियां मतलब नॉन प्रोजेक्टेड मेथड्स या ऑब्जर्व्ड मेथड्स, है ना। दोस्तों, मैंने जब पहला वीडियो व्यक्तित्व मापन का लेकर आया था तो उसमें आपको बताया था कि प्रक्षेपण विधियां और अप्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियां, प्रेक्षी विधियां। प्रक्षेपी विधियां तो क्या है, फेंक कर किसी क्वेश्चन को बालक के व्यक्तित्व पर फेंक कर जब उसका व्यक्तित्व मापन किया, फेंक कर मतलब बालक को या व्यक्ति को अचेतन अवस्था में लाकर, है ना। बता दिया मैंने आपको कि प्रक्षेपण में व्यक्ति अचेतन अवस्था में रहता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को अचेतन अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रखा है, ऑब्जर्व्ड मेथड, मतलब व्यक्ति पूरी तरह से चेतन अवस्था में रहता है, और चेतन अवस्था में रहने के कारण व्यक्ति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो संरचित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असंरचित नहीं। असंरचित क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रक्षेपण विधियों में, है ना, और संरचित क्वेश्चन पूछे जाते हैं संरचित मतलब स्पष्ट क्वेश्चन, है ना, कोई घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो कैसा क्वेश्चन हुआ, क्लियर हुआ, आप समझ रहे हो उसको, है ना, आप उसका क्लियर जवाब देंगे। तो ये कैसा क्वेश्चन है, स्पष्ट है, संरचित है। इसका मतलब कैसा ऑब्जर्वेशन हुआ, प्रेक्षी या अप्रक्षेपी, है ना। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रक्षेपी और प्रेक्षी। प्रक्षेपी तो क्या, प्रोजेक्टेड मेथड, और प्रेक्षी क्या है, ऑब्जर्व्ड मेथड। ठीक है। तो दोस्तों, इन विधियों के बारे में मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और आज जैसे मैंने फिर एक क्वेश्चन फिर बनता है आपका, एक क्वेश्चन तो आपको बन गया जो मैंने पहले बना दिया आपको कि कौन सी प्रक्षेपी विधियां और कौन सी प्रेक्षी विधियां हैं, है ना। तो ये बातें हमने पहले वीडियो में चर्चा की। अब आज बात आती है कि ये अप्रक्षेपी विधियां भी दो प्रकार की होती हैं, ये क्लियर कर ले आप। कौन कौन से प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिनिष्ठ विधियां और दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियां, है ना। सब्जेक्टिव मेथड्स और ऑब्जेक्टिव मेथड्स। व्यक्तिनिष्ठ विधियों को अपन क्या कहते हैं, और आत्मनिष्ठ विधियां, क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ विधियां, है ना। तो आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। अब आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ क्या है दोस्तों, ये भी क्लियर कर लो। तो देखो, आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। तो जब कोई भी विधि या कोई भी विचार व्यक्ति से प्रभावित हो जाए, व्यक्ति से मतलब व्यक्ति के विचारों से प्रभावित हो जाए, है ना, जिसमें व्यक्ति के विचार शामिल हो जाए, वो कैसी विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि, है ना। और यदि जहां पर व्यक्ति के विचार शामिल ना हो, जहां पर व्यक्ति के पूर्वाग्रह शामिल न हो, मतलब निष्कर्ष कैसे निकले, परिणाम बिल्कुल कैसे निकले, तटस्थ निकले, वास्तविक निकले, सही निकले, जिसमें कोई पूर्वाग्रह ना हो, वो कैसी विधियां होती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं। अब पूर्वाग्रह का मतलब, जैसे मैंने मेरे अपने स्टूडेंट को तो दे दिए 10 में से 9 नंबर, है ना, और कोई अपरिचित स्टूडेंट की कॉपी आई, उसको दे दी मैंने और बहुत अच्छा लिखा, फिर भी 10 में से 6 नंबर। तो इसका मतलब मेरे पूर्वाग्रह शामिल हो गए
कि किसको अच्छे नंबर देंगे और किसको खराब नंबर देंगे, है ना। तो पूर्व अब परिणाम प्रभावित हुआ। अब कौन सा प्रश्न व्यक्तिनिष्ठ होगा जिसको मैंने 10 में से 9 दिए जबकि उसने सही नहीं लिखा, फिर भी 9 दे दिए, तो पूर्वाग्रह शामिल हो गए। अरे यार ये तो मेरा अपना है ना, मेरा बेटा है, मैं तो 9 में 10 में से 10 दूंगा, तो मेरे पूर्वाग्रह मेरे विचार शामिल हो गए। और जब वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं होता, जैसे बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आते हैं, ये बातें मैं लास्ट में वैसे बताऊंगा, जो लास्ट का टॉपिक आएगा, है ना। तो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन यदि सही है तो नंबर पूरे मिलेंगे। मेरी औकात नहीं है टीचर होने के नाते कि मैं नंबर कम दे दूं या ज्यादा दे दूं, तो कैसा परिणाम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना, वस्तुनिष्ठ हो गया। जब निबंधात्मक क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, विषयनिष्ठ होते हैं, है ना, या आत्मनिष्ठ होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, और हम एक शब्द और आ गया, विषयनिष्ठ, है ना। इसी का, इस विधि का एक नाम और क्या है, विषयनिष्ठ, इसलिए तो अंग्रेजी है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव। मैं चाहूं जितने नंबर दूं, मैं चेक करने वाला हूं, 10 में से 8 दे दूं, 6 दे दूं, 7 दे दूं, 9 दे दूं। और जब ऑब्जेक्टिव में मैं मेरे विचारों से नंबर नहीं दे सकता, जितना उसने, अगर ऑप्शन सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो 0। ये होता है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी विधियां विषयनिष्ठ है और कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ। बस इतना इस टेबल को आप याद कर लेना दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह से गारंटी दे दूं, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है और सही हो जाएगा, है ना। देखें अब कौन कौन से, जिनके बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा भी करूंगा आज इसी वीडियो में। 4 विधियों के बारे में समझाऊंगा आज अच्छे से। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, जीवन वृत्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ना, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। जीवन वृत्त, या इसी को कहते हैं अपन जीवन इतिहास, या इसी को कहते हैं व्यक्ति इतिहास, है ना। आपने बीएड वगैरह में नाम सुना होगा केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या है, जीवन इतिहास विधि, है ना। इसी का नाम है केस हिस्ट्री मेथड, है ना, व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक है ना। तो जीवन इतिहास, व्यक्ति इतिहास, जीवन वृत्त एक ही बात है। अंग्रेजी में या तो केस स्टडी मेथड या केस हिस्ट्री मेथड, इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान रखना। जीवन वृत्त, है ना। फिर आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड, ठीक है ना। और एक है नाम निर्देशन, नेम नॉमिनेशन, नाम निर्देशन विधि। ये विधियां हैं, कौन सी है ये, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ, जिनके परिणाम कैसे आते हैं, आत्मनिष्ठ आते हैं। आत्मनिष्ठ मतलब परिणाम कैसे आते हैं, निश्चित नहीं आते, है ना, तटस्थ नहीं आते, व्यक्ति के विचारों के अनुसार परिणाम आ जाते हैं। हो गया क्लियर। आगे देखें वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी है। समाज नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी देख लेना क्वेश्चन आता है समाज नीति, है ना। समाज नीति, सोशियोमेट्रिक मेथड, समाज नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना वो कि व्यक्ति निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो 3 विधियां इसमें से डालते हैं और एक इसमें से लेते हैं, और एक इसमें से अधिकांशतः वो कौन सी विधि लेते हैं, समाज नीति लेते हैं, है ना। तो समाज नीति विधि दोस्तों व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, कैसी है, शब्द ऑब्जेक्टिव है, मतलब वस्तुनिष्ठ, ठीक है। समाज नीति चेकलिस्ट मतलब जांच नीति, निर्धारण मापनी, उपलब्धि परीक्षण, है ना। स्थिति परक परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिति परक वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट स्थिति परक परीक्षण, है ना। ये इसी को कहते थे अपन स्थिति परक दबाव परीक्षण, सिचुएशनल प्रेस्ड टेस्ट, है ना। ये इसी को कहते थे परिस्थिति परक परीक्षण, स्थिति परक परीक्षण, परिस्थिति परक परीक्षण या स्थिति परक दबाव परीक्षण, एक ही नाम, ठीक है। संचय अभिलेख रिकॉर्ड, और एक फिर इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, एनसीईआरटी में से ली हुई विधि है ये एनकोडोटल रिकॉर्ड, है ना, मतलब घटना वृत्त अभिलेख, या इसी का नाम है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, है ना।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड, घटना वृत्त अभिलेख या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट। ये सारी विधियां हैं आपकी जो कैसी कहलाती है, व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां या प्रेक्षी विधियां। ठीक है दोस्तों, अब इन पर हम कुछ जो बड़ी बड़ी मुख्य विधियां हैं उन पर आप चर्चा करेंगे, है ना। बाद में क्वेश्चन आपका यही से आ जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन को नहीं मिल जाता, ठीक है ना। देखते हैं, तो इनमें से मैं पहली विधि आपको ले रहा हूं, कौन सी, प्रश्नावली विधि। ठीक है, अभी आपने देखा प्रश्नावली विधि कैसी विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है ना, आत्मनिष्ठ विधि है। तो पहला लेते हैं अपन प्रश्नावली विधि। ठीक है दोस्तों, मैं प्रश्नावली विधि, इसके जनक कौन है, वुडवर्थ। कौन है जनक प्रश्नावली विधि के, वुडवर्थ। और देखो प्रश्नावली विधि को एक नाम और दिया है दोस्तों, पेपर पेंसिल विधि। क्या कहते हैं इसी को, पेपर पेंसिल विधि, है ना। प्रश्नावली विधि का ही दूसरा नाम क्या है, पेपर पेंसिल विधि। क्लियर हो गया, वुडवर्थ। अब इसमें एक चीज तो याद रखना दोस्तों कि यदि आपसे प्रश्नावली विधि का जनक पूछ ले तो वुडवर्थ, है ना। और यदि वुडवर्थ ऑप्शन में नहीं है, पूछ लिया जनक, तो फिर क्या आएगा दोस्तों, सुकरात। प्रश्नावली विधि का जनक और कौन है, सुकरात। लेकिन क्योंकि प्रश्नावली विधि का शुरुआत प्राचीन काल में किसने की, विज्ञान में इस विधि को कौन लाया था, वुडवर्थ लाया था, है ना। सबसे ज्यादा उपयोग मनोविज्ञान और शिक्षा जगत में किसने किया, वुडवर्थ ने किया। इसलिए प्रश्नावली विधि का जनक और अनुसूची विधि का जनक, दोनों का जनक किसको कहते हैं, वुडवर्थ को मानते हैं। ठीक है, तो वुडवर्थ याद रखना। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, तो मैंने दो क्वेश्चन बता दिए कि यदि आपको ऑप्शन में वुडवर्थ नहीं मिलता है तो सुकरात में लेगा, है ना, तो सुकरात कर देना। ठीक है, और यदि सुकरात और वुडवर्थ दोनों मिल जाए और क्वेश्चन पूछ ले कि कौन है जनक, तो वुडवर्थ, क्योंकि मनोविज्ञान में कौन लाया था, इसे वुडवर्थ लाया था। ठीक है, ये यूं कहते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया, वुडवर्थ ने किया। और एक नाम और दोस्तों इसी का, वो क्या है, फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्नावली विधि से ही एक नाम और जुड़ा हुआ है, फ्रांसिस गाल्टन, है ना, फ्रांसिस गाल्टन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा जगत में सबसे पहले प्रश्नावली विधि का उपयोग किसने किया, देखो सबसे ज्यादा उपयोग तो किया था वुडवर्थ ने, तो जनक तो मानते वुडवर्थ को, लेकिन सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो वो किया था दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले उपयोग फ्रांसिस गाल्टन, सबसे ज्यादा उपयोग वुडवर्थ ने, और यदि दोनों आ जाते, है ना, एक ही ऑप्शन में गाल्टन एवं वुडवर्थ, तो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझाया, ध्यान रखना। तो गाइड वगैरह में अलग अलग जगह कहीं दे दिया वुडवर्थ, कहीं दे दिया गाल्टन, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि आखिर ये गाल्टन के योगदान क्या है, वुडवर्थ का क्या है। तो अब ध्यान रखना, गाल्टन, वुडवर्थ और सुकरात। सबसे पहले प्राचीन काल में उपयोग किया सुकरात। शिक्षा जगत के जनक कौन है, शिक्षा जगत में इसके वुडवर्थ, और शिक्षा जगत में सबसे पहले उपयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि प्रश्नावली विधि क्या है। तो दोस्तों मैं प्रश्नावली विधि को समझाने के लिए विधि जब समझ में आएगी आपके, तब मैं अनुसूची को और समझाऊंगा। तो दो विधियों को मैं एक साथ समझा, है ना, प्रश्नावली विधि और दूसरी अनुसूची विधि, है ना। इस तरह लिख लेता हूं मैं दोबारा, प्रश्नावली और अनुसूची। ठीक है, अनुसूची विधि के भी जनक कौन है, वुडवर्थ, है ना, दोनों के एक ही है। प्रश्नावली के भी वुडवर्थ और अनुसूची के वुडवर्थ, मतलब दोनों एक जैसी विधि है, लेकिन कुछ अंतर है। अब वो अंतर मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अंतर पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना। देखो एक मुख्य अंतर याद रखना
कि जब मैं किसी बालक का व्यक्तित्व, क्यों विधियां किसकी चल रही है, व्यक्तित्व परीक्षण की, व्यक्तित्व मापन की, है ना। तो जब मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर रहा हूं और यदि वो व्यक्ति मेरे सामने है, आमने सामने है ना, तो मैं काम लूंगा अनुसूची विधि। कौन सी, अनुसूची। कब, जब परीक्षण करता और एक शब्द आता है आपको प्रयोज्य। क्या आता है, प्रयोज्य, है ना। ये इसी को कहते हैं दोस्तों प्रेसी। प्रेसी या प्रयोज्य किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रयोज्य या प्रेसी। और जो व्यक्ति उसका मापन कर रहा है वो कहलाता परीक्षण करता। ठीक है, तो अब समझा कि परीक्षण करता और प्रयोज्य यदि दोनों आमने सामने हैं तो उपयोग में काम आती है अनुसूची विधि। ठीक है, और यदि दोस्तों परीक्षण करता और प्रयोज्य दोनों आमने सामने नहीं है तो हम काम लेते हैं प्रश्नावली विधि। जैसे कि मैं दिल्ली के लोगों के व्यक्तित्व का मापन करना चाहता हूं एक पीएचडी स्कॉलर होने के नाते, तो मैं क्या दिल्ली के हर व्यक्ति से जाकर थोड़ी मिलूंगा, मैं क्या करूंगा, प्रश्नावली विधि काम करूंगा। और बाई पोस्ट, ध्यान रखना बाई पोस्ट, है ना, मेरी प्रश्नावली बना करके मैं दिल्ली भेज दूंगा। ठीक है, और वो लोग उस प्रश्नावली को पढ़कर और उसके उत्तर देकर के मुझे बाई पोस्ट रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। तो कौन सी विधि काम ली मैंने, प्रश्नावली विधि काम, है ना। और यदि कि मैं मेरे कॉलेज के बालकों का व्यक्तित्व परीक्षण कर रहा हूं तो मैं काम ले सकता हूं अनुसूची विधि, क्योंकि वो और मैं आमने सामने। ठीक है, तो दो बातें मैंने बताई, क्या कि एक तो अनुसूची विधि में या लोग कहते हैं प्रश्नावली विधि में प्रयोज्य और परीक्षक, परीक्षण मतलब परीक्षण करता, दोनों कैसे होते हैं, आमने सामने होते हैं, है ना। और जबकि अनुसूची विधि में दोनों आमने सामने नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं। और जब अनुसूची विधि में दोनों आमने सामने होते हैं। क्लियर हो गए। अब एक चीज और याद रखना दोस्तों आप, कि प्रश्नावली विधि में बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा शब्द है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन में, माध्यम। ये शब्द याद रखना, माध्यम, है ना, कि प्रश्नावली विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अनुसूची में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी माध्यम क्या है ना। तो देखो कि मैंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में किसी व्यक्ति का मैं मापन करना चाह रहा हूं, तो दिल्ली के व्यक्तियों के पास में जो मेरी प्रश्नावली को भेजूंगा, वो प्रश्नावली भेजने के लिए कोई माध्यम तो मुझे चाहिए। या तो मैं बाई पोस्ट भेजूंगा तो वो पोस्ट ऑफिस क्या हो गया, मेरा माध्यम हो गया। या मैं किसी व्यक्ति को भेजूंगा, 2-4 व्यक्तियों को पैसा दे करके, तो वो व्यक्ति क्या हो गए, मेरे माध्यम हो गए। या आजकल तो गूगल फॉर्म चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन प्रश्नावली को भेज दिया मैंने, तो वो ऑनलाइन या मोबाइल मेरा क्या हो गया, माध्यम हो गया, है ना। और अनुसूची में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अनुसूची तो आमने सामने है ना। मैं हूं और आप हो, मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न दे दिया, आपने उत्तर लिख कर दे दिया, ठीक है ना। तो अनुसूची में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रश्नावली में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। तीसरी बात, 2 बातें मैंने बता दिया आपको, प्रश्नावली में प्रयोज्य परीक्षक आमने सामने होते हैं, अनुसूची में आमने सामने नहीं होते। ठीक है, प्रश्नावली में माध्यम की आवश्यकता होती है और अनुसूची में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हो गया। तीसरी बात, तीसरा क्या है दोस्तों, चूंकि अनुसूची में प्रयोज्य परीक्षण करता आमने सामने है ना। तो दोस्तों देखो, कई बार क्या होता है
कि मुझे किसी का परीक्षण करना है और सामने बैठा है, लेकिन सामने वाला तो कह देता है साहब आपको जो पूछना है वो पूछ लो, मैं भर नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, ये काम आप करो। तो दोस्तों क्या होता है कि ठीक है भाई, मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उत्तर तो दे दो, मैं ही भर लूंगा, है ना। तो बहुत अच्छी विशेषता अनुसूची की क्या कि अनुसूची में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोज्य के उत्तरों को परीक्षक ही लिख सकता है ना। और जबकि प्रश्नावली में ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्नावली में क्योंकि प्रयोज्य बहुत दूर बैठा है ना, उससे बहुत दूर है, उसके सामने नहीं है, इसलिए वहां पर प्रयोज्य को ही उत्तर लिखना पड़ता है, परीक्षक को नहीं। ठीक है ना। तो प्रयोज्य और परीक्षक आमने सामने किसमें है? अनुसूची में। इसलिए अनुसूची में प्रयोज्य के उत्तरों को खुद परीक्षक अपने हाथों से लिख सकता है। ये तीन बातें आप इसमें याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला क्या है कि प्रश्नावली में प्रयोज्य और परीक्षक दोनों आमने सामने नहीं होते, है ना। इसमें दोनों आमने सामने होते हैं। प्रश्नावली में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अनुसूची में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्नावली में प्रयोज्य के उत्तरों को प्रयोज्य ही लिखेगा, जब अनुसूची में प्रयोज्य के उत्तरों को परीक्षक भी अपने हाथों से लिख सकता है। ये है आपके दोस्तों प्रश्नावली और अनुसूची की एक तुलना, है ना। अब बात करते हैं हम कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। बस ये आपका प्रश्नावली हो जाएगा। प्रश्नावली या पेपर पेंसिल विधि। तो प्रश्नावली के प्रकार, है ना दोस्तों। प्रश्नावली होती है 4 प्रकार। बस चारों प्रकारों का नाम और छोटा छोटा सा उनका अर्थ याद रखना। जैसे पहली बंद प्रश्नावली, है ना, क्लोज्ड क्वेश्चनायर, बंद प्रश्नावली। ठीक है। दूसरी होती है खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। ठीक है। तीसरी चित्रित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली। और चौथी होती है दोस्तों मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है ना। और थोड़ा थोड़ा सा इनका आप अर्थ याद रखना कि खुली किसे कहते हैं, बंद किसे कहते हैं। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, ये वैसे क्वेश्चन केवल यहीं से आ जाता है कि प्रश्नावली के कितने प्रकार हैं, 4, या फिर आपसे दे दिया कौन सा प्रकार प्रश्नावली का है और कौन सा नहीं है। ठीक है। तो 4 प्रकार के। अब देखें बंद प्रश्नावली, क्योंकि नाम दे रहा बंद, तो बस इतना से याद रखना कि जिसमें उत्तरदाता उत्तर देने के लिए बंद हो, मतलब बाउंड हो। बाउंड कैसे? जैसे आप बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन में, तो आप बाउंड है। कैसे बाउंड है? कि जो 4 ऑप्शन हैं उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आप अपनी तरफ से एक शब्द नहीं लिख सकते उसमें। जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, उसमें आप कुछ भी लिखो, कोई आप बाउंड नहीं हो। लेकिन बहुविकल्पात्मक बहुचयनात्मक प्रश्नों में हम बाउंड है। तो कैसी प्रश्नावली हो गई? वो बंद प्रश्नावली, है ना। तो जिस प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने के लिए बाउंड हो, है ना, बंद हो, वो कैसी प्रश्नावली है? बंद। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया बहुविकल्पात्मक प्रश्न, है ना, सत्य असत्य प्रश्न, है ना, रिक्त स्थान प्रश्न। कैसी प्रश्नावली है ये? और बहुत है, सही मिलान प्रश्न, समूह निर्माण प्रश्न, ये सब बंद प्रश्नावली के उदाहरण। ठीक है। दूसरी खुली प्रश्नावली, जिसमें उत्तरदाता उत्तर देने के लिए खुला हो। खुला मतलब कुछ भी लिखो, है ना। जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन आ गया आपको कि महात्मा गांधी पर अपने विचार दीजिए। अब पूछा ही उसने अपने विचार है, तो हम हमारे विचार कुछ भी लिखें। ठीक है ना। तो कैसी प्रश्नावली हो गई? वो खुली प्रश्नावली। ठीक है। तीसरा चित्रित प्रश्नावली। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसे आया था
कि कौन सी प्रश्नावली के द्वारा एक अनपढ़ व्यक्ति का, है ना, या एक मंदबुद्धि बालक का हम व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे। तो दोस्तों वो उसका उत्तर क्या है? चित्रित प्रश्नावली। क्यों? क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति है तो देखो बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली, इनमें तो जो प्रश्न है शब्दों में आते, लिखे हुए आते, और लिख करके उत्तर देना होता है। तो अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं पढ़ सकता, नहीं लिख सकता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सी प्रश्नावली बना दी जाती है? चित्रित प्रश्नावली। मतलब प्रश्न भी चित्रों के द्वारा और उत्तर भी चित्रों के द्वारा। ठीक है, तो अनपढ़ व्यक्ति, छोटे बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ऐसे बालकों के लिए श्रेष्ठ प्रश्नावली कौन सी है? चित्रित प्रश्नावली। क्लियर हो गया? और लास्ट कौन सी है दोस्तों? मिश्रित प्रश्नावली, है ना। मिश्रित प्रश्नावली मतलब ऐसी प्रश्नावली जिसमें तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों के प्रश्न, तीनों प्रकार के प्रश्न समाहित कर दिए जाते हैं। मिश्रित प्रश्नावली होगी। ठीक है, मतलब बंद प्रश्न भी, खुले प्रश्न भी और चित्रित प्रश्न भी, वो कौन सी हो जाएगी? मिश्रित। अब क्वेश्चन उठता है कि मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग कहां करें? तो दोस्तों जब हम किसी बड़े समाज का परीक्षण करने जा रहे हैं, है ना, किसी बड़ी संस्कृति का, सभ्यता का, जैसे आदिम समाज, आदिवासी समाज, है ना, या हिंदू धर्म, है ना, या फिर मुस्लिम धर्म, कोई सा भी समाज संप्रदाय ले लें, मतलब जिसमें अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मतलब पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, उच्च योग्यताधारी भी, कम योग्यताधारी भी, या फिर उच्च बुद्धि वाले भी, कम बुद्धि वाले भी और निम्न बुद्धि वाले भी, अनपढ़ भी, सभी प्रकार के जहां बालक व्यक्ति पाए जाते हैं, वहां पर हम कौन सी प्रश्नावली का हम लेते हैं? मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी दो विधियां, प्रश्नावली और अनुसूची। ठीक है, तो अगली मेथड, अगली विधि लेते हैं अपन साक्षात्कार, है ना, इंटरव्यू मेथड। ठीक है दोस्तों, अब साक्षात्कार विधि क्या है? जैसे कभी कभार कोई पूछ लेता है कि साहब अनुसूची और साक्षात्कार में अंतर क्या है ना। जबकि आप देख लें कि अनुसूची में भी दोनों आमने सामने होते हैं, मतलब व्यक्तित्व का परीक्षण करता और प्रयोज्य दोनों आमने सामने, और इंटरव्यू में भी दोनों आमने सामने होते हैं। तो अंतर क्या है? तो दोस्तों छोटा सा अंतर है, याद रखना, क्या कि अनुसूची में जो भी प्रश्न या उत्तर होते हैं वो लिखित में होते हैं, और सिर्फ इंटरव्यू में दोनों लिखित नहीं होता। क्यों? नाम क्या है? साक्षात्कार, मौखिक है ना। तो साक्षात्कार विधि में जो भी वार्तालाप होती है वो मौखिक होती है और होती आमने सामने है। ठीक है ना। तो जब उत्तरदाता या अपना उत्तर परीक्षणकर्ता के सामने मौखिक ऑरली दे, उस समय कौन सी विधि काम आती है? साक्षात्कार विधि काम आती है। ठीक है, अब बात आती है साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक संरचित साक्षात्कार, और दूसरा असंरचित साक्षात्कार। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। अब संरचित साक्षात्कार क्या है और असंरचित साक्षात्कार क्या है? दोस्तों इस शब्द से याद रखना, संरचित, है ना, इसी को कहते हैं संगठित साक्षात्कार। तो देखो संरचित का मतलब एक निश्चित, एक निर्धारित। तो दोस्तों जब किसी साक्षात्कार में सब कुछ निश्चित, बहुत ही सीधे शब्दों में आपको समझा रहा हूं, सब कुछ निश्चित हो, जैसे प्रश्नों की संख्या निश्चित हो, है ना, प्रश्नों का प्रकार निश्चित हो, विषय निश्चित हो, समय निश्चित हो, प्रश्नों का क्रम निश्चित हो, है ना, सब कुछ निश्चित हो और एक निश्चित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, उस समय कौन सा साक्षात्कार होता है? संरचित साक्षात्कार। क्या बताया मैंने? सब कुछ निश्चित हो, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का क्रम, पूछने का क्रम, एक निश्चित विषय हो, निश्चित समय हो, सब कुछ निश्चित हो, उस समय संरचित साक्षात्कार, है ना। और जब कुछ भी निश्चित ना हो, सब कुछ अनिश्चित हो, मिश्रित हो, पता नहीं कब कौन सा प्रश्न कितनी देर के लिए पूछ लिया जाए, कितना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना,
कौन सा या कितने समय तक साक्षात्कार चले, कौन कौन से विषयों पर क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कोई निश्चित नहीं है। वो कौन सा इंटरव्यू है? असंरचित साक्षात्कार है ना। समझ गए आप संरचित और असंरचित क्या है? जब सब कुछ निश्चित हो संरचित, और जब कुछ भी निश्चित ना हो असंरचित। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि एक बालक आरएस का एग्जाम इंटरव्यू देने जाता है, कौन सा साक्षात्कार उस समय लिया जाएगा? तो दोस्तों आरएस मतलब उसको एक प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हैं। सोचो आप, एक प्रशासनिक अधिकारी उसे बनाया जा रहा है, तो क्या उससे हम निश्चित बातें करेंगे क्या? है ना, अनिश्चित करेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का कोई फील्ड निश्चित थोड़ी है ना। तो उसे ऑफिस में बैठ करके प्रशासन भी देखना है ना। बाजार में जाकर के लोगों को भी डील करना है, दंगे हो गए तो उसको भी डील करना है। तो उसकी तो फिर उसके पास सभी संस्कृति, सभी सभ्यता, सभी धर्मों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो सब कुछ उसका देखा जाता है ना। उसका ऑल ओवर पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। तो कैसा साक्षात्कार होना चाहिए आरएस का? असंरचित। ठीक है ना। ऐसे ही एक स्कूल लेक्चरर, हिस्ट्री का लेक्चरर किसी को बनाना है, कौन सा इंटरव्यू लेंगे? नाम मैंने क्लू दे दिया आपको, हिस्ट्री, इतिहास का सब्जेक्ट टीचर उसे बना रहे हैं, इतिहास का। कौन सा साक्षात्कार लेना उचित होगा? संरचित। क्यों होगा? क्योंकि उसे हम किसका सब्जेक्ट क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट टीचर बना रहे हैं, है ना। तो हमें उसकी नॉलेज पता लगाने, किसकी? सब्जेक्ट की। हमें कोई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के पास प्रशासनिक क्षमता है या नहीं है ना। हमें चाहिए केवल क्या? कि इतिहास की नॉलेज उसके पास है या नहीं है। तो इतिहास क्या होगा? निश्चित विषय हो गए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो कैसा साक्षात्कार हुआ? संरचित। तो जब एक निश्चित क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति का चयन किया जाए, संरचित, और जिसमें क्षेत्र कोई निश्चित ना हो, असंरचित। ठीक है ना। ये हो तो समझ गए आप संरचित क्या है और असंरचित क्या है। ये है आपका साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू में। ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट विधि और मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी का और कुछ नहीं है। मैंने आपको टेबल बता दी, उस टेबल को आप याद कर लेना जरूर। लास्ट मेथड आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया है, जीवन वृत्त, जीवन वृत्त विधि, इसी को कहते हैं हम जीवन इतिहास विधि, है ना। जीवन इतिहास विधि, या इसी को कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। कई नामों से, कई बार तो इसका नाम ही पूछ लिया जाता है, व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है। केस स्टडी मेथड, स्टडी मेथड, है ना। या इसी को कहते हैं हम केस हिस्ट्री मेथड, हिस्ट्री मेथड। ठीक है। कौन है इसके जनक केस हिस्ट्री मेथड के? दोस्तों टाइड में, है ना। क्वेश्चन यही ज्यादा पूछते हैं, जीवन इतिहास विधि के जनक कौन है? टाइड में, है ना। याद रखना, जैसे जीवन वृत्त विधि का जनक कौन है? टाइड में। अब इसमें क्या है? देखो नाम दे रहा जीवन इतिहास, इसी से पता लगा, मतलब जीवन इतिहास विधि है क्या है। इस विधि का उपयोग करके किस प्रकार से हम व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे, ये है इसका, है ना। तो कैसे करें? तो देखो नाम दिया जीवन इतिहास, कि जिस बालक के व्यक्तित्व का हमको परीक्षण करना है, हम उसके संपूर्ण इतिहास का पता लगाएंगे। संपूर्ण इतिहास का कैसे? या इधर देखो जीवन वृत्त का पता लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका कि आपकी क्लास का एक बालक रोजाना भागता है आपके क्लास में से, आपके कालांश में से, है ना। तो उसके लिए आप पता लगाएं कि क्यों भागता है। तो कौन सी विधि काम ले? जीवन इतिहास काम ले ले, है ना। विधि तो आप कोई सी भी ले सकते हो काम, लेकिन जीवन इतिहास काम ले ले, केस स्टडी मेथड। अब कैसे इस मेथड को कैसे काम ले, कैसे अप्लाई करें? तो इसके लिए दोस्तों बताया गया है कि आप उसका इतिहास पता लगाएं। इतिहास कहां से पता लगे?
उसके दोस्तों से बात करें, उसके पड़ोस से बात करें, उसके माँ बाप से बात करें, उसके रिश्तेदारों से बात करें, उसके और शिक्षकों से बात करें, उसका पूरा बैकग्राउंड पता लगाया जाए कि आखिर ये बालक मेरी क्लास से भागता क्यों है ना। कौन बताएगा? हो सकता है कि ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि आपकी क्लास 10 बजे है, 10 बजे वो किसी अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए घर जाता हो, तो माँ बाप बताएंगे, या दोस्तों से बात करें, दोस्त बताएंगे नहीं हमारे साथ आता है तो 10 बजे घूमने के लिए। तो उसका इतिहास पता हमें लगाना पड़ेगा, ये कहलाते। इस तरह से हम जीवन इतिहास के द्वारा उस बालक का पता लगाएंगे, उस बालक के व्यक्तित्व का पता लगाएंगे, फिर हमारे द्वारा एक शिक्षक के नाते हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इस तरह से जीवन इतिहास विधि को काम लिया जाता है ना। अब मैंने ये छोटी सी बात आपको बताई है कि क्लास से भागता है, मतलब अनुशासनहीन है ना, या फिर पिछड़ा है, कोई भी कारण हो सकता है, ऐसे बालक का जीवन इतिहास पता लगा सकते हैं। किंतु अब इंपॉर्टेंट बात सुने, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीवन इतिहास विधि का उपयोग हम सबसे सर्वोत्तम तरीके से या सर्वश्रेष्ठ प्रकार से किस प्रकार के बालक का व्यक्तित्व जांचने में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका विशेष याद रखना, आप क्वेश्चन आता है आपको मानसिक विक्षिप्तता, है ना, क्या ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, मानसिक विक्षिप्तता क्या है ये? सीधा सा कह दूं आपको, जो मेंटली डिस्टरबेंस हो जाते हैं बालक, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं पागल, है ना, मनोरोगी। तो ऐसे मनोरोगी मानसिक विक्षिप्त बालक का पता लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जीवन इतिहास में। बस इसको अब इस मानसिक विक्षिप्तता से संबंधित कोई भी और दूसरा शब्द वो दे दे, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक, है ना, मानसिक रूप से कमजोर बालक या मंद बुद्धि बालक, कोई भी कह दे, या फिर मेंटली डिस्टरबेंस, ऐसे बालकों का व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जीवन इतिहास विधि। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज मैं व्यक्तित्व मापन को खत्म कर रहा हूं, और इसी के साथ व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी टॉपिक आपको खत्म हो जाता है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक शिकायत फिर वही रहती है मेरी कि आप वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, लेकिन जो मैं आपको मेहनत करके क्वेश्चन भेजता हूँ, गूगल फॉर्म भेजता हूँ, उस पर आपके बहुत ही कम मुझे रेस्पॉन्स मिलते हैं। अच्छा, आप ही तो मेरे से कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया और नए तरीके से, उसमें आप रेस्पॉन्स नहीं देते। मुझे पता है वैसे आप पर कोई प्रेशर नहीं है एग्जाम का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अचानक एग्जाम आ जाए तो अचानक तैयारी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो ना, युद्ध में बाहर जब अचानक हो जाता है तो सामने वाले को असफलता ही मिलती है। इसलिए पहले से तैयारी रखें, और ये आपके बड़े सीनियर भाई बहन या जो भी हैं उनका उदाहरण होगा कि एक बार अचानक तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं मिलता। धीरे धीरे जुड़े रहें, अपने अध्ययन को जारी रखें, पता नहीं कब रीट या फर्स्ट ग्रेड घोषित हो जाए और आपको फिर प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था एक, कि जल्दी ही मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस, पटवार भर्ती, है ना, और मतलब जो ऐसा कंपटीशन जिसमें राजस्थान जीके आता है, उसके लिए भी मैं साइकोलॉजी की तरह ही एक और क्लास आपके लिए देने जा रहा हूं, ऑनलाइन क्लास जल्दी ही, राजस्थान जीके, है ना, जो आपके लिए अच्छा। उसके बारे में बता दूं कि राजस्थान जीके ही आपको मिलेगा, उसमें ये नहीं कि राजस्थान जीके 60 रुपए वाली गाइड में से क्वेश्चन रट लाए टीचर और यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया रटे रटाई शब्दों को और आपको दे दिया। जब एग्जाम में आप बैठते हो तो पता लगता है कि सर उसमें से तो कुछ नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं हिला। मेरे से आप शिकायत कर दो सर एक भी क्वेश्चन नहीं हिला, तो हो कैसे होगा वो अटेम्प्ट?
क्योंकि राजस्थान जीके कोई इंडियन जी के नॉर्मल होती है ना, हर कोई पढ़ा देता, लेकिन राजस्थान जीके है। तो उसी स्तर का मैं टीचर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1-2 दिन में, बहुत ही जल्दी, है ना। और एड वगैरह आप फेसबुक पर देख लेना, नाम उसी में देखना, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपके लिए। और जल्दी आ रहा है तो आप, और वो राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी या फिर हाई कोर्ट, जो जल्दी जो एग्जाम होने जा रही हैं उनके लिए आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान जीके का भी आपको एक वीडियो डेली मिला करेगा। थैंक यू।